हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी 2.0। मैं रेवती रमन देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो पे, जिसमें हम लोग बात क्या करने वाले हैं कि आखिर में व्यापम का मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र मतलब कि ऐसा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो स्ट्रैटेजी हमको अप्रॉक्स 75 टू 80 या फिर 80 प्लस के आसपास हमको स्कोर करा दे किस एग्ज़ाम में, व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, है ना। वो उसमें या फिर वो पूरा नॉन टेक हो या फिर नॉन टेक में भी क्या हो, क्या बोलना चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग जुड़ा हुआ हो, है ना। देखो मैं 3 एग्जांपल लेके बैठा हूँ जो एग्ज़ाम में मैं मतलब जिस एग्ज़ाम को मैंने अटेम्प्ट किया है, एडीओ, टीडीसी और एमबीएसआई। इन्हीं 3 एग्ज़ाम पे अभी तक मैं बैठा हूँ व्यापम के, और इन तीनों एग्ज़ाम का मार्क्स यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मार्क्स लाए हैं मैंने, इसके पीछे मैंने नोट्स नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैंने अपना नोट्स नहीं पढ़ा है। मैंने नोट्स की जगह पे क्या पढ़ा है, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उन प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया। उस एनालिसिस के हिसाब से मैंने अपना ये मार्क क्या बोलना चाहिए अचीव कर पाया हूँ। एक चीज़ और, मैंने सीजी का कोचिंग नहीं किया है कभी भी। मैं मैथ्स बैकग्राउंड से भी बिलोंग नहीं करता हूँ, और क्या है कि मैंने कंप्यूटर का क्लास कभी किया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं इतना मार्क्स ले आया तो इसकी पीछे की वजह जो है मैं उसको डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लियर है। एक चीज़ और, कोई अगर पूछेगा कि PYQ कैसे पढ़ना है ना, तो वो मेरे को DM कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि PYQ का स्ट्रेटजी क्या होता है। सिर्फ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना PYQ नहीं होता है, उस क्वेश्चन के पीछे का जो एग्ज़ामिनर का थिंकिंग है ना, उस एग्ज़ामिनर के थिंकिंग को जानना ही मेन PYQ का एनालिसिस कहलाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ें, चलो देखते हैं अब क्या क्या करना है हम लोग को वीडियो पे, है ना। पहले मैं आपको डिस्कस करेंगे, जब हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। वो 7 रूल्स है ना, पावर ऑफ द 7। इस 7 रूल के हिसाब से ही प्रिपरेशन करना है PYQ का, है ना। पूरा का पूरा डिपेंडेंस जो है वो PYQ पे ही रहेगा, क्योंकि उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है ना। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ कि PYQ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, PYQ सिर्फ सवाल नहीं होते हैं, वो खुद में एक सिलेबस है। वो आपको पैटर्न समझाते हैं, उस PYQ से और क्या सवाल बन सकते हैं वो खुद वो क्वेश्चन बताते हैं, और उससे आप PYQ से आपको पता चलता है कि कौन सा थीम जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कौन सा थीम आपको छोड़ना है। जब आप सवालों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्ज़ामिनर ने हमारे साथ कैसा खेल किया हुआ है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जब भी PYQ पढ़ेंगे, है ना, तो ये एक रूल है 1 to 5 हैबिट। मतलब अगर एक क्वेश्चन आप देख रहे हो तो उसमें से आप ट्राई करो कि कैसे हम 5 और क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इन एक क्वेश्चन से फिर से 5 क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे करके आप अगर उसको साइकिलिंग करते जाएंगे, उस थीम्स के आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको समझ में आते जाएगा कि जो PYQ है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, याद रहेगा। चलो एक ग्लिम्स देता हूँ मैं आप लोग को कि हम लोग थ्रू आउट द वीडियो में ये जो रूल्स हैं उसको कैसे डील करने वाले हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो देखते हैं। ये है पहला रूल। इस पर फिलहाल कोई सा क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है, क्योंकि ये बात कर रहा है किसका, सिलेबस का। ठीक है, रूल 2, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कैसे इन PYQ से सवाल बने हुए हैं। 2025 का सवाल, 2025 का सवाल, TDC का सवाल, RI का सवाल, MBSI का सवाल, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके अलावा कि हमको पैटर्न कैसे डिसाइड करना है कि कौन से पैटर्न से सवाल बनेगा, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रूल 3 में कि जो पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए, हिडन ट्विन जो हम लोग रूल 3 देखे थे वो कैसे है, कि कैसे एक सवाल से दूसरा सवाल बन रहा है। इसके अलावा रूल 4 पे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे कंफर्ट जोन पे रहने के लिए एक ही टॉपिक से लगातार सवाल पूछ देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद रूल 5 पे चलेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर हमको कैसे ट्रैप करने का कोशिश करता है, इस ट्रैप से कैसे बचना है उसके बारे में बात करेंगे। फिर रूल नंबर 6, जिसमें हम लोग को क्या करना है, 1 to 5 हैबिट, एक सवाल से 5 सवाल। फिर रूल नंबर 7 जो कि बात करेगा क्या,
कि कैसे एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि है हमारा PYQ का डिस्क्रिप्शन खुद में क्या बोलता है। क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस का जो फॉर्मूला है व्यापम के लिए वो है कि आप PYQ को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो उस पर कुछ मैंने हेडिंग बना रखा है, PYQ का जो मेन थीम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, है ना। उस थीम को आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। देखते हैं पहला क्या है, पैटर्न हंटिंग, मतलब हमको क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना है। क्लस्टर मतलब कि सवालों का जो कुछ घेरा है, कुछ टॉपिक्स है, कुछ थीम्स है, वो कैसे उस पैटर्न पे फिट बैठते हैं। सेम टॉपिक से कैसे अलग अलग टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं, कैसे एक सवाल से बहुत अलग अलग सवाल हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आपको जब ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि एक से कई सवाल बनते हैं, दैट इज़ वन क्वेश्चन इंटू 5 क्वेश्चन, तो हम लोग सीखेंगे कि अपने लिए जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, PYQ को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को एक सवाल में से ही कैसे अलग अलग टाइप के सवाल बनाने हैं। जैसे कोई सा एक स्टेटमेंट है, उससे कैसे हम असर्शन रीज़न बना सकते हैं, कैसे उसको हम मैच द फॉलोइंग में बना सकते हैं, कैसे हम उसका डिटेल पूछ सकते हैं, कैसे उसको पेयर में डाल सकते हैं। समझ आया, क्लियर है। इसके बाद देखेंगे कि जो S होता है, दैट इज़ रिपीटिशन ऑफ स्पॉटिंग ऑफ रिपीटिशन, कि जो एग्जामिनर का कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन याद आ रहा है, रूल नंबर 4 है ना। रूल नंबर 4 के हिसाब से जो एग्जामिनर का खुद का कंफर्ट जोन होता है, मतलब एग्जामिनर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से ही जो सवाल बनाना चाहता है वो उसका कंफर्ट जोन कहलाएगा, और उस कंफर्ट जोन से लगातार आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हमको देखना है कि ये ट्रैप को हम लोग कैसे पहचानेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। दैट इज रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। क्लियर है, याद रहेगा। चालू करें, चलो देखते हैं पहले से रूल नंबर 1 से, कि हम लोग कैसे PYQ को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस लिए, कि ताकि वो हमारे एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। ठीक है, कभी भी आप लोग को PYQ को एक सवाल की तरह नहीं देखना है, बल्कि आपको PYQ को खुद एक सिलेबस की तरह समझ के चलना है। सिलेबस की तरह समझ के चलना है मतलब जो PYQ है वो आपका क्या है, गाइड है कि एग्ज़ामिनर कैसे सवाल पूछेगा। ये गाइड है, जो एग्ज़ामिनर होता है, मान के चलो वो एग्ज़ामिनर जो है वो एक सिलेबस को देख के सवाल बनाता है। सिलेबस को हम लोग 2 हिस्से में बांट लेते हैं, एक जो आयोग के द्वारा दिया जाने वाला सिलेबस है, और एक जो एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन सेट किया है उसका। अब क्या होगा, जो आयोग है उसने एक सिलेबस बना के दे दिया है 1 पेज का। कोई भी आदमी 1 पेज को देख के बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, तो उसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक पैटर्न, एक गाइड, एक कुंजी। उस कुंजी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि खुद में एक क्या है, सिलेबस है, जो कि बताएगा क्या, कि आगे क्या पूछना है, क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है, PYQ एज अ सिलेबस। ठीक है, चलो दूसरा रूल क्या बोलता है कि हमको ना एक एवरेज एस्पायरेंट की तरह पढ़ाई नहीं करना है, हमको क्या करना है, प्रोएक्टिव होना है। सिर्फ रिएक्टिव नहीं होना है कि जो सवाल का आंसर PYQ में कोई सा पर्टिकुलर सवाल का आंसर जो था वो हमने याद कर लिया, और याद करने के बाद क्या किया है, उसको मगअप कर लिया, तो उससे आपका जो एग्ज़ाम है ना वो नहीं निकल पाएगा। टू बी सॉरी टू से कि इससे एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, आपको पूरी तरह से एनालाइज करना पड़ेगा पेपर को। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक सवाल पूछा गया था RI के एग्ज़ाम में 2017 में। उस एग्ज़ाम में क्या बोला गया था कि जो 2016 में भारत के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे, ये सवाल पूछा हुआ था। हमारा एक सिंपल सा अप्रोच क्या होना चाहिए था इस सवाल को देख के, अगर मैं PYQ को बना रहा हूँ तो मैं 2026 में कौन हमारे रिपब्लिक डे पे आया है, और 2025 में कौन हमारे क्या बोलना चाहिए, इंडिपेंडेंस डे पे कौन सा गेस्ट है वो आया है, ये दोनों मेरे पास रेडी होना चाहिए था। क्योंकि इसी से एक दूसरा सवाल बना है जो कि कहाँ पूछा गया है, MBSI 2026 में। समझ में आया पहला। दूसरा क्या है, फीफा वर्ल्ड कप पूछा है किसमें, MBSI में। क्या MBSI से पहले एक बार और पूछ चुका था ये, है ना, ये MBSI में ये पूछा है
तो मानचित्रकार का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि रिसेंटली अभी अभी हुआ है, दिसंबर जनवरी आसपास में, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, उस पीरियड में क्या हुआ था, जो मानचित्रकार का जो पेपर था उसमें उन्होंने फीफा वर्ल्ड को ऑलरेडी पूछ रखा था। तो ये स्वाभाविक सी बात थी ना कि अभी जो एग्ज़ाम रिसेंटली सामने आ रहा है, दोनों का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो सेम है, तो उन्होंने क्या करेंगे, वो सेम थीम से सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो हमको अब क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। देखो, एक एवरेज एस्पायरेंट होता है, वो क्या करता है, चीज़ों को याद कर लेता है, इसका आंसर क्या होगा वो याद कर लिया और सिलेबस को ऊपर ऊपर से देख के आगे बढ़ गया। लेकिन अगर हम लोग को स्कोरर बनना है, हमको टॉप स्कोरर बनना है, हमको टॉपर बनना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग पे डालना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ को मेमोराइज करनी है तो उसके लिए मेरा सेल्फ रेफरेंस क्या होगा। अगर वो सेल्फ रेफरेंस बन रहा है, कोई सा चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या पूछना है कि क्यों आखिर ये सवाल पूछा गया है। जरूरी होगा तभी तो पूछा है ना, आखिर गेस्ट जो आया था वो क्यों आया था, ये सवाल था, है ना। जो गेस्ट आया था उसका मतलब कौन गेस्ट आया हुआ था, ये पूछा है ना। इंपॉर्टेंस क्या था कि मदर ऑफ ऑल डील हुआ था, याद है ना, यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एक डील साइन हुआ था इस बीच में, जिसको क्या बोला गया था, मदर ऑफ ऑल डील्स, याद है। इस वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब वाई। उसके बाद पे आपको पैटर्न को हंट करना है, एग्जाम का पैटर्न को देखना है कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका था कि आपको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछ रहा है, कहाँ हुआ था पूछ रहा है ना। ये एक सवाल है, उससे एक स्टेटमेंट MBSI में कि होस्ट कौन है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, अगर कोई सा कंट्री होस्ट करेगा तो उसका मस्कट एक होगा, 3 कंट्री मिल के अगर होस्ट कर रहे हैं तो 3 मस्कट, इसलिए L और J। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता नहीं होती कि कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है या फिर कितने मैचेस खेले जाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन अगर ये सवाल दिख रहा है कि इतने टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतने मैच होने वाले हैं, तो इसके पीछे एक लॉजिक था कि कुछ और, जैसे हॉकी टूर्नामेंट हुआ था कोई सा साल में, मैंने देखा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि वो कौन से वाले पेपर में मैंने वो सवाल को देखा था, जिसमें पूछा गया था कि कितने टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, इस जब सेक्शन को बना रहा था कि मुझे समझ आ गया था कि फीफा वर्ल्ड कप से सवाल फिर से पूछने वाला है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन था मेरा। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि फीफा वर्ल्ड कप से सवाल आने वाला है, और फीफा वर्ल्ड कप से सवाल आएगा तो मेरे पास सारा चीज़ रेडी होना चाहिए कि कहाँ होस्ट हो रहा है, कितने टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कितने मस्कट हैं, और कितने मैचेस होने वाले हैं। 42 टीम्स यहीं नहीं था, इसलिए ये गलत हो जाता। क्या आता अपना आंसर, J, L एंड M। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। चलो, अब पैटर्न को कैसे हंट करना है हमको, मतलब हम लोग को पैटर्न को कैसे पहचानना है कि किस टॉपिक से कौन सा सवाल पूछ सकता है करके, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे, हर साल हर पेपर में, हर ऑल्टरनेट पेपर में आपको दिखेगा कि ट्राइबल रिवोल्ट पूछता ही है वो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंडिया सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसके अलावा जो अपने सभा होते हैं, है ना, जैसे आत्मीय सभा हो गया, और क्या बोलना चाहिए, ब्रह्मो समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, इसके अलावा और भी जैसे पूना सार्वजनिक सभा है, इन सब चीज़ों पे सवाल पूछते हैं। तो वो फेवरेट टॉपिक हो गए किसके, व्यापम के। वैसे ही फेवरेट फैक्ट पे अगर देखेंगे तो वाटरफॉल पूछ लेता है वो, माउंटेन की ऊंचाई पूछ लेता है, गहराई पूछ लेता है ना। या फिर क्या बोलना चाहिए, उनको पूछ देता है कि पर्टिकुलर जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें पूछ देता है। स्पोर्ट्स को डायरेक्टली फैक्ट की तरफ पूछ लेता है, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट पूछ लेता है, क्रोनोलॉजी पे जमाव करके पूछ लेता है। क्रोनोलॉजी में जमाव मतलब कि क्या बोलना चाहिए, राष्ट्रपति है उनको जमाने के लिए दे दिया, या फिर जो अपना चुनाव आयोग है उसका नाम जमाने के लिए दे देगा, गवर्नर को जमाने के लिए दे देगा, है ना। ये सारी क्रोनोलॉजी चीज़ है ना, तो ये फैक्चुअल है। ठीक है, ऐसे ही इनका फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है कुछ कुछ, जैसे कि साइंस और कल्चर से रिलेटेड जो सवाल आ रहे हैं अभी, वो अजर्सन रीजन टाइप पे आ रहे हैं। साइंस का कोई सा सवाल आपको दिखे, साइंस का कोई सा भी सवाल अगर आपको कहीं पे भी दिखे वन लाइनर, मैं आप लोग से यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उस सवाल का अजर्सन रीजन टाइप सवाल पूरा रेडी रखें, क्योंकि एक सवाल जो साइंस में आपको एज वन स्टेटमेंट दिखेगा, मतलब वन लाइनर दिखेगा, वो आपको अगले एग्जाम में नहीं में अजर्सन रीजन में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
वैसे ही फेवरेट क्वेश्चन स्टाइल 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जब वो स्कीम को पूछता है, या तो फिर वो 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आप देख लीजिए कुछ सवालों को कि जब भी स्कीम का सवाल आएगा या तो उसमें 4 स्टेटमेंट होंगे या तो फिर उसमें 2 स्टेटमेंट होंगे। और ये जो इसका जो ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन फॉर्मुलेट करेंगे एग्जामिनर, उसमें क्या होगा कि उन्होंने 3 ऑप्शन को करीब करीब सही रखा होगा और एक ऑप्शन को गलत रखा होगा। या फिर अगर 2 स्टेटमेंट है तो क्या ओनली 1, ओनली 2, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है। और एक दूसरा स्टाइल क्या आ रहा है आजकल, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग टाइप पे पूछ रहा है। असर्शन रीजन को तो आप देख ही रहे हो, है ना। क्या बोल रहा है अब, इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। द 100 क्वेश्चन रेवलेशन, वंस यू सॉल्व 100 क्वेश्चंस 100 PYQ यू रियलाइज दैट वाइल द स्पेसिफिक क्वेश्चन चेंज, मतलब जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं ये सिर्फ GS के लिए बात नहीं कर रहा, ये सेम पैटर्न जो है वो अप्लाई करता है किस पे, मैथ्स और रीजनिंग के में भी। ठीक है। तो मैं एज अ नूब, मुझे नहीं पता था कि मैथ्स में जोड़ घटाओ गुणा भाग कैसे कैसे करते हैं, तो मैंने एक शॉर्टकट अपनाया। उस शॉर्टकट में मैंने क्या किया कि जितना भी प्रीवियस ईयर में जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन था, CGPSC का पेपर नहीं लिया क्योंकि वो क्या था कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, CSET जो होता है, तो उसमें के क्वेश्चन टफर साइड पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू व्यापम, है ना। क्यों? क्योंकि व्यापम का जो एग्ज़ाम है उसको उससे कैंडिडेट को रिक्रूट करना होता है। तो ऐसे में क्या हुआ था कि मैंने मैथ्स को सिर्फ PYQ जितना भी अपलोडेड है उन सारे PYQs को क्या किया, मैंने सॉल्व किया और पैटर्न को चेक किया कि पैटर्न कैसे कैसे बने हुए हैं, कि किस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं, और मैंने बस सिर्फ उतना ही किया। ठीक है। गनीमत यह है कि मेरा 20 क्वेश्चन सही हो गया, उतना में मेरा काम बन गया था। ठीक है। मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स किए इस एग्ज़ाम पे, जैसे कि मैंने 7 क्वेश्चन का आंसर गलत भर दिया और इस वजह से मैं इस बारी के लिस्ट से बाहर हो गया। उसका दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है कि वो लर्निंग मान के चलूँगा, अब आगे जो एग्ज़ाम आएगा उसमें उसको अप्लाई करूँगा। क्लियर है? ठीक है। चलो रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि हमको हिडन ट्विन देखना है, कि कोई सा एक सवाल पूछा हुआ है किसी भी टॉपिक पे, मान लेते हैं कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व पे सवाल पूछा हुआ है। आप देख लेना कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व से अभी आने वाले कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, है ना, उसमें से क्या पूछेगा, वो री क्वेश्चन करेगा सेम टॉपिक से, इसलिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, आपको CGPSC प्रीलिम्स का 2024 का एक क्वेश्चन याद होगा, लिच्छवी दौहित्री, है ना, कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्री की रूप में संदर्भित किया जाता था, ये एक सवाल पूछा गया था। अब देखो, उन्होंने आपको एक हिंट ऑलरेडी दे दिया था कि लिच्छवी दौहित्री का मतलब होता है लिच्छवियों का नाती, मतलब जो है मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ, क्या बोलना चाहिए, लिच्छवीस। ठीक है। अब क्या होगा कि जो अपना इसमें लिखा हुआ है कि मैटरनल ग्रैंडसन, मतलब ये आपको चाहता था ये एग्जामिनर कि आपको ये पता रहे कि जो समुद्रगुप्त था, जिसको लिच्छवी दौहित्री बोला जाता था, वो जो समुद्रगुप्त था उसके मम्मी का नाम क्या था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सन ऑफ द डॉटर ऑफ द लिच्छवीस, मतलब लिच्छवी की कोई बेटी थी, उनके बेटे का नाम था क्या बोलना चाहिए, उसको बोलते थे क्या, लिच्छवी दौहित्री। तो मतलब आपको क्या जानना था कि जो समुद्रगुप्त है उनकी माता का नाम क्या है। देखेंगे अब आगे कि ये सवाल कैसे बना। इन्होंने क्या किया इस बारी, डायरेक्ट आपको दर्शन रीजन में एक स्टेटमेंट दे दिया कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्री के रूप में संदर्भित किया जाता था। ठीक है। ये जो चीज़ आप लोग को यहाँ पे पूछा हुआ था वही सवाल था, और उसका जो रीज़न था उसमें क्या दे दिया कि कुमार देवी से शादी हुई थी किसकी, चंद्रगुप्त प्रथम की। जो कुमार देवी थी वो खुद किससे बिलोंग करती थी, लिच्छवी क्लैन से। ठीक है। और कुमार देवी जो थी वो खुद माता थी किसकी, समुद्रगुप्त की, इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था, लिच्छवी दौहित्री। समझ में आया? हिडन ट्विन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब आप लोग को। ठीक है। चलो चौथा रूल क्या बोलता है कि हमको एग्जामिनर का जो अल्टीमेट कंफर्ट जोन है ना उसको समझना है। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मंडी बोर्ड ऐसा ही अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था क्या कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन खुड्डक निकाय। ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है वो देखो, विनय पिटक, धम्मपद, जातक और तेरी गाथा। हम तीनों को पता है, मतलब हम सबको पता है कि ये जो 3 है ये किससे बिलोंग करते हैं, तो ये सुत्त पिटक से है।
है ना। खुद्दक निकाय खुद में भी सुत्त पिटक से था, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को देखो। MBSI के ऑप्शन में विनय पिटक, उसके अलावा ये जो CGPSC 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था, विनय पिटक। CGPSC 2025 में एक और था जिसमें भी क्या था, विनय पिटक। मतलब क्या है कि इसका कंफर्ट जोन कहाँ पे है, विनय पिटक वो हर जगह पे रखेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि हम लोग ये ध्यान में रखें कि विनय पिटक से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास रहे। अगर इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखे रहते हैं, इन चारों क्वेश्चन को, जो कि प्रीलिम्स प्री में ही हुआ था अभी अभी फरवरी के एग्ज़ाम में, तो हमको ये वाला क्वेश्चन कभी गलत होता ही नहीं। समझ में आ रहा है। एक चीज़ और समझो, अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मुझे किसी एक लार्ज थीम से क्वेश्चन बनाना है, मैं क्या करूँगा, उस थीम को पकड़ूंगा, दैट इज़ बुद्धिज़्म, और उससे 4 क्वेश्चन डिफरेंट एंगल पे बना दूंगा। कैसे, मैंने क्या पूछा कि संस्कृत लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कनिष्क के कोर्ट में जो इंडियन आइंस्टीन किसो बोला जाता था, नागार्जुन को, एक्चुअली ये भी बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड थे, इसीलिए ये सवाल पूछा गया था। ऊपर से एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोग को, ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है, ये योजना मैगजीन में 2025 बोलते हैं जनवरी के मैगजीन में ये पर्टिकुलर जो आपका इंडियन आइंस्टीन वाला फैक्ट है ना, उसको मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन को कैसे डील करना है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा थोड़े टाइम पे, है ना। तब तक आप लोग इससे काम चलाएंगे। एक चीज़ और, तिलक मंजरी, ये भी लिखा है कि इन्होंने, धनपाल ने, जो कि खुद कौन थे, बुद्धिस्ट। इसके अलावा मिलिंद पन्हो, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो। ये है बाल अधीक्षक पेपर का एग्जामिनेशन जो कि 2025 में हुआ था, है ना। उसमें क्या पूछा गया था, ट्राइबल रिवोल्ट के ऊपर पूछा गया था। पहले उन्होंने स्टेटमेंट वाइज दिया जिसमें कि क्या क्या खेला है, कि 1858 में कोई सा रिबेलियन हुआ था, है ना, उसको पूछ लिया है। उसके अलावा कोई रिबेलियन हुआ था, वो किस चीज़ के लिए था। इसके अलावा पहाड़ी कोरबा का रिबेलियन हुआ था, उस कहाँ पे हुआ था। फिर जो परालकोट का रिबेलियन था, वो उसके लीडर कौन थे, ऐसा पूछा हुआ है सवाल, है ना। अब देखो इस खुद ये पर्टिकुलर एक सवाल से, मतलब जो हैबिट ऑफ 1 to 5 है, उसी को समझते हैं हम लोग एक दूसरे सवाल के तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1876 के रिबेलियन ऑफ बस्तर, है ना। 1876 के बस्तर विद्रोह के नेता कौन थे, ये हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे आपको एक जो क्या बोलना चाहिए, ये जो झाड़ा सिरहा है ना, वो इसको आपको यहाँ पर से कनेक्ट कर लेना था और आपको इस चीज़ को याद रखना था। दूसरा सवाल देखते हैं कि मूडिया रिवोल्ट जो हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था बस्तर में, करीब करीब सेम सवाल है, 1876, याद रहेगा, ठीक है। लीडर कौन थे और कहाँ पे था, और तीनों का आंसर को एक बारी चेक करके देखना, यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है। अब क्या है, परालकोट रिवोल्ट कौन था, गेंद सिंह, कहीं पे दिख रहा है क्या परालकोट रिबेलियन, ये वाले सवाल में, ये देखो डी। आंसर को एक बारी जाके चेक करना आप इन चारों क्वेश्चन को मिला के कि आंसर क्या है। आपको ना बहुत मज़ा आएगा कि हमने कुछ नया चीज़ सीख लिया है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला जो सवाल है ना, उसको फ्रेम कैसे किया गया था, क्योंकि मैं भी जब सवाल बनाता हूँ तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच के बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो एक बारी अभी जो हमारा फ्री टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है सब इंस्पेक्टर के लिए, उस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखना, यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। और क्या बोल रहा है ये, कि ट्रैप को समझना है हम लोग को। जो एग्जामिनर हमारे लिए कुछ डिस्ट्रैक्टर बना के रखे रहते हैं ना, उसको समझना है। हम लोग को रिएक्टिव ना होके क्या करना है, हमको प्रोएक्टिव बनना है। प्रोएक्टिव मतलब हम लोग को चेक करना है कि क्या सिमिलर नेम तो नहीं दे दिया है, सिमिलर लोकेशन तो नहीं दे दिया है, सिमिलर स्कीम के बारे में तो नहीं पूछ लिया है, क्या ये लोकेशन जो है बहुत क्लोज तो नहीं है, या फिर जो स्टेटमेंट है क्या उसमें ट्रिकी स्टेटमेंट कहीं पे दिख रहा है क्या, कहीं पे वो हम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, कि क्या कहीं उसमें एक्सट्रीम वर्ड्स तो नहीं दिख रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग को देख के चलना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अब ट्रैप देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एक क्वेश्चन आया था CGPSC प्रीलिम्स 2025 में। इस सवाल में क्या पूछा गया था कि किसने इस बिल को पास कराया, किसने इस बिल को रिपील कराया, ठीक है। आसपास के थे दोनों के दोनों, ठीक है। इसीलिए ये सवाल बनना ही था, क्योंकि लिटन और रिपन बहुत क्लोज, मतलब एक के बाद दूसरा आता है, ऐसा टाइप का कहानी था वायसरायस में। और जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, वो आता है फिर विवादित हो जाता है तुरंत, है ना।
तो एक जो पर्टिकुलर वॉइसरॉय है वो उनको क्या बोलते हैं, लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, ठीक है। इस वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में लिटन और रिपन इस दोनों पे सवाल बनना ही था। इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, एग्जामिनर का ट्रैप। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा, जहां पे मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोग को मैं उस सवाल में ट्रैप कर लूं, ठीक है। अगर नहीं मान रहे हो तो ट्राई करके देख लेना। उसके अलावा क्या है, एक और स्टेटमेंट दिया था कि कौन सा जो पर्टिकुलर अमृत बाजार पत्रिका जो न्यूज़पेपर था उसी के लिए ही ये लाया गया था। इस सवाल को ऑलरेडी एक एग्जाम में पूछ चुका है, किसमें, PRIA 2018 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम लोग को अब इस चिप ट्रिक में क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है, हमको अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है, याद रहेगा, समझ में आया। आप लोग को क्या करना है, ये डिस्ट्रैक्टर जो होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, उनको पहले एलिमिनेट करना है। क्लियर, चलो रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1 to 5 का हैबिट, मतलब क्या है, एक सवाल से हमको कैसे 5 सवाल और बनाए जा सकते हैं वो हम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। 100 PYQs बिकम 500 क्वेश्चन, दिस सिंगल हैबिट चेंजेस एवरीथिंग। अगर आप ये चीज़ सीख गए ना कि कोई सा सवाल से कैसे दूसरा सवाल बनाया जा सकता है, तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस व्यापम के कोई से भी एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये वाला सवाल को देखो, ठीक है, जो हमने अपने टेस्ट सीरीज़ के लिए बनाया हुआ है। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज़ में। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्ट चीता यहाँ पे भी है ना। प्रोजेक्ट चीता कब चालू हुआ ये पूछेगा। अब आप लोग को क्या बोलना चाहिए, जो एग्जामिनर है व्यापम का वो डेफिनेटली इस चीज़ पे आपको सवाल करेगा। पहला फेज़ में कहाँ से आया था चीता वो पूछेगा, और अभी जो सेकंड फेज़ चालू हुआ है वहाँ वो उसमें जो चीता आए हैं उसको किसने डोनेट किया, ये एक सवाल बनेगा। और इसके अलावा क्या बनेगा कि जो चीता का पॉपुलेशन है इंडिया में कहाँ पे है, ये भी एक सवाल बनेगा। ये 4 सवाल, ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये चारों के चारों एकदम खुद में सवाल बन के आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये चारों सवाल मतलब जो चारों स्टेटमेंट है वो सिंगल क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अजर्सन रीजन में हम लोग पूछ सकते हैं कि सॉफ्ट पावर है क्या, ये जो डोनेशन है वो सॉफ्ट पावर की तरह हम लोग देख सकते हैं क्या। इसके अलावा और क्या है कि पहला चीता कब जो जन्म हुआ है इंडिया में उसका नाम क्या है वो बता दो, है ना। और इसमें भी देखो एग्जामिनर का ट्रैप समझो, है ना। मुफासा पता है कि मुफासा एक फेवरेट कैरेक्टर है किसी पर्टिकुलर, क्या बोलना चाहिए, एक कार्टून मूवी है उसका, तो इसलिए हम लोग उसको पूछते हैं। अब मुझे पता है कि मुखी उसका नाम है, जो पहली चीता कब हुई है उसका, तो अब मैं मुखी को याद है तो मुझे उससे रिलेटेड जो वर्ड है उसको मैंने क्या लिखा है, ज्वाला। समझ में आ रहा है, मतलब ज्वाला जानबूझ के डाला है ताकि ऐसा लगे कि ज्वालामुखी, इस वजह से इस पर्टिकुलर ऑप्शन को डाला गया है। अब एक चीज़ और, हमें पता है कि चीता का पॉपुलेशन कहाँ है, कूनो में। तो मुझे अगर एज एन एग्जामिनर ट्रैप करना है स्टूडेंट को, तो मैं क्या बोलूँगा कि ना कूनो नहीं है भाई, क्या इसका नाम जूनो है। समझ रहे हो, मतलब वो सिमिलर वर्ड के साथ भी खेल सकता है। तो इन सारे चिप ट्रिक्स के साथ, मतलब जो चिप ट्रिक्स है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। एग्जामिनर से थोड़ा सा आपको आगे रहना चालू करना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़े फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब देखो सारा चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एवरी पास्ट फैक्ट विल रीअपियर अगेन, कैसे अपीयर हो सकता है उसको भी समझते हैं। यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, कि जो एक सवाल पूछा गया था किसी पेपर में कि उदयपुर के रिवोल्ट का कौन था नेता, या फिर मुड़िया रिवोल्ट का कौन था, लिंगागिरी का कौन था, परालकोट का कौन था, कौन से सन में हुआ था, उसको क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए दे दिए, है ना। मतलब वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है इन सब सवालों को, ठीक है। वैसे ही जैसे कि जो पहला टनल बना है छत्तीसगढ़ का, रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे में, उसको पूछा गया था। तो अब इससे रिलेटेड ही कोई सा सवाल पूछेगा किसी अलग एंगल से, तो वो एंगल क्या क्या है वो देखो। क्या वो हो सकता है कि ये रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर रूट के अंदर में आता है, इसकी लंबाई पूछ देगा, कौन से नेशनल हाईवे नंबर पे बना है ये पूछ सकता है। क्लियर है, याद रहेगा। एग्जैक्ट कॉपी भी कर सकता है इसी सवाल को, है ना। तो 3 स्टेज पे बनेगा, कौन कौन सा, सेम फैक्ट लेकिन वर्डिंग अलग, सेम कॉन्सेप्ट लेकिन एंगल अलग अलग। उसके अलावा अगर सेम का सेम सवाल को पूछ रहा है, एग्जैक्ट कॉपी ऑलमोस्ट अनचेंज्ड,
जस का तस डाल देगा। एक सवाल मुझे याद आता है, CMO 2019 का जो पेपर हुआ था, 2018 का जो पेपर हुआ था, जो कि 19 में कंडक्ट हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो एक हमारे लीडर थे उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर NCM के टाइम पे जेल पे डाला गया था, है ना। तो उनकी बीवी को भी साथ में 6 महीने के लिए डाला गया था। उस लीडर का नाम बताओ, ऐसा कोई सा सवाल पूछा गया था। सेम क्वेश्चन करीब करीब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 23 प्रीलिम्स या फिर 24 प्रीलिम्स, यही सवाल एज इट इज़ रिपीट हुआ था विथ क्वाइट चेंज इन द टोन। मतलब जो टोन है ना, उसमें क्या किया था उन्होंने, उसकी जो लीडर थी उनकी वाइफ का नाम को शायद मेंशन किया हुआ था। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। यू विल गेट टू नो कि हमको सवालों को कैसे डील करना है। क्लियर है? ये 7 के 7 रूल अगर आप लोग को क्लियर होंगे, है ना, तो आप लोग को इस एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी कभी भी नहीं होंगी। ऊपर से इस अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला को याद रखना है कि P का मतलब होता है पैटर्न हंटिंग, Y का मतलब होता है यील्ड मैक्सिमम, और S का मतलब होता है स्पॉट रिपीटिशन, और Q का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन इंटेंट, दैट इज PYQS। याद रहेगा, Z फॉर जोरो, बी स्ट्रेटेजिक। क्लियर है? अब देखो, कभी भी जब आप PYQ बनाओ ना, तो ये मत सोचो कि इसका आंसर क्या है, ये सोचो बल्कि कि एग्जामिनर हमसे क्या सिखाना चाहता है, वो हमसे क्या पूछना चाहता है, और एज एन एग्जामिनर हमें कैसे इस पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम है उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये हमें सिखाना चाहता है कौन, वो एग्जामिनर, थ्रू दिस क्वेश्चंस। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या है कि ये कंटेंट जो है वो मेरा ही है, बस उसको मैंने एक ऐप के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू क्रिएट किया है, जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इस ऐप के थ्रू मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। मैंने उसको अपना आइडिया दे दिया, उसने मुझे अपना इन्फोग्राफिक्स बना के सबमिट कर दिया, इसलिए मुझे ये इजी पड़ा आपको समझा पाना। क्लियर है? याद रहेगा? जो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक शेयर करें इसको अपने फ्रेंड लोग के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।